गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भूमिंदर जैन अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ में ही प्रिय मित्रों, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप लगातार मेरे द्वारा अपलोड की जा रही सारी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप इसी प्रकार से मेरे वीडियो को निरंतर देखते रहेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान ज्योग्राफी के एक टॉपिक की, जिसका नाम था राजस्थान की स्थिति, आकार और विस्तार। और दोस्तों, यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए दोस्तों आपके सामने, जिसका नाम है राजस्थान का अफवाह तंत्र। और राजस्थान का अफवाह तंत्र दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, राजस्थान पुलिस और पटवारी के सिलेबस में यह टॉपिक दे रखा है, साथ में ही रीट के सिलेबस में यह टॉपिक नहीं है। तो कृपया करके जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं वो यह नहीं सोचे कि यह टॉपिक हमारे नहीं है इसलिए हमें नहीं पढ़ना। दोस्तों, पिछली दो तीन जो एग्जाम रीट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई गई है, उन सभी एग्जामों में इस टॉपिक से एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी भी कोचिंग क्लासेज होती हैं उन सभी कोचिंग क्लासेजों में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों, तो वहां पर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता। तो जितने भी रीट के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, साथ में ही अपने नोट्स भी बनाते चले। और पटवारी और राजस्थान पुलिस वाले स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान का अभ्यायतन, इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, देखिए दोस्तों, राजस्थान के अभ्याय तंत्र को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। अब 3 भागों में देखिए दोस्तों, सबसे पहला है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे पहली हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और तीसरा है दोस्तों अंतःप्रवाह की नदियां। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के अभ्याय तंत्र को हम इन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियां। दूसरा, वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। और तीसरा, अंतःप्रवाही की नदियां। अब दोस्तों, एक समस्या है कि अंतःप्रवाही की नदियां किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, वे नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं ले जाती और बीच में ही विलुप्त हो जाती है, अर्थात लुप्त हो जाती हैं, उन नदियों को अंतःप्रवाही की नदियां कहते हैं। और ये नदी एक छोटे से क्षेत्र में ही प्रवाहित होती हैं, अर्थात 1 या 2 जिलों में। क्लियर दोस्तों? तो अगर हम बात करें कि अरब सागर का राजस्थान में कितना परसेंट अभ्याय तंत्र है, तो याद रखना दोस्तों 17%। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं आपके राजस्थान में 17%। बंगाल की खाड़ी की नदियों का अभ्याय तंत्र है दोस्तों 23%। और अंतःप्रवाही की नदियों का अभ्याय तंत्र है दोस्तों 60%। तो राजस्थान का कुल अभ्याय तंत्र दोस्तों 100% हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अभ्याय तंत्र किसका? आपका अंतःप्रवाही की नदियों का। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इस अभ्याय तंत्र को भी हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। अरब सागर की जो नदियां हैं इनको भी हम देखिए दोस्तों 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो है दोस्तों कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां। कच्छ के रण में अपना जल ले जाकर गिरने वाली नदियां। और दूसरा है दोस्तों खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदियां। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कच्छ के रण में अपना जल ले जाती हैं, और राजस्थान की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले कच्छ के रण में अपना जल ले जाने वाली नदियां। तो आप अपने नोट्स अगर बना रहे दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इसमें भी सबसे पहले आप डालेंगे कच्छ के रण में अपना जल ले जाने वाली नदियां। और कच्छ के रण में
ले जाने वाली सबसे प्रमुख नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले डाल दीजिए आप सब हेडिंग लूनी नदी तंत्र। सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों लूनी नदी, और इस नदी को आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कच्छ के रण में गिरने वाली नदियों में लूनी नदी के बारे में आज इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे। आप बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही दोस्तों पसंद आएगा। देखिए दोस्तों, लूनी नदी तंत्र, आज हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? राजस्थान की लूनी नदी। तो देखिए दोस्तों, लूनी और उसकी सभी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लूनी नदी तंत्र। तो आज हम बात करेंगे लूनी नदी की। तो देखिए दोस्तों, लूनी नदी का जो उद्गम है होता है नाग पहाड़। ये क्या है दोस्तों? पहाड़ है, और इस पहाड़ का नाम है नाग पहाड़। और यह जो पहाड़ है ये है आपके अजमेर जिले में। याद रखना दोस्तों, नाग पहाड़ कहाँ है? आपके अजमेर में। तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। देखिए दोस्तों, उद्गम स्थल पर इस नदी को लूनी नदी के नाम से नहीं जानते। तो इस नदी का क्या नाम रहता है? तो देखिए दोस्तों, इस नदी को हम कहते हैं सागरमती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सागरमती। जब यह नदी नाग पहाड़ से निकलती है तो प्रारंभ में इसका नाम सागरमती होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुष्कर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सरस्वती नदी। और यह सरस्वती नदी पुष्कर से निकलने के बाद अजमेर जिले में प्रवेश, अजमेर जिले के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों? गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सागरमती नदी में आकर मिल जाती है। मैंने क्या बोला? दोबारा सुनिए दोस्तों। पुष्कर से निकलने वाली सरस्वती नदी अजमेर के गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आकर सागरमती नदी में मिल जाती है, और इसी स्थान के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है दोस्तों लूनी नदी। तो याद रखना, नाग पहाड़ से लेकर गोविंदगढ़ तक इस नदी को सागरमती नदी के नाम से जानते हैं, और इसके बाद दोस्तों इस संपूर्ण नदी को हम कहते हैं लूनी नदी। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए, इसकी कुछ छोटी सहायक नदियां हैं लूनी की। एक सहायक नदी जिसका नाम है दोस्तों लीलड़ी नदी, और यह नदी अजमेर जिले से ही निकलती है और अजमेर जिले में ही विलुप्त हो जाती है। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान के आबकारी तंत्र में लगभग हम 70 से 80 नदियों का अध्ययन करेंगे, छोटी से बड़ी। तो हर नदी का उद्गम स्थल और उसका कहाँ पर मिलन होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जिन नदियों का उद्गम स्थल और मिलन स्थल पूछा जाएगा उनको दोस्तों मैं स्वयं आपको बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, लीली नदी एक छोटी नदी है लूनी की, जो अजमेर जिले से निकलती है और अजमेर जिले में ही मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों लीली के बाद एक नदी है मीठड़ी नदी, और इस नदी का उद्गम पाली से होता है और पाली जिले में ही जाकर यह किसमें मिल जाती है? आपकी लूनी नदी में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस साइड इधर से एक नदी निकल रही है दोस्तों, इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। क्या नाम है दोस्तों? जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी का जो उद्गम स्थल है ये नागौर जिले से निकलती है, और नागौर जिले में एक गांव है दोस्तों पांडुल गांव की पहाड़ी। किस गांव से निकलती है? पांडुल गांव। पांडुल गांव की पहाड़ियों से निकलती है आपकी जोजड़ी नदी, और यह नदी जोधपुर के खेजडली नामक स्थान पर आकर लूनी नदी में मिल जाती है। ये लूनी नदी में यहाँ पर मिलती है दोस्तों, इस जगह का नाम है खेजडली, और खेजडली कहाँ है? आपके जोधपुर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक नदी है बांडी नदी। नदी का नाम क्या है दोस्तों? बांडी नदी। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना दोस्तों, पाली जिले से होता है। पाली जिले में उस स्थान का नाम है हेमाबास। क्या नाम है दोस्तों? हेमाबास। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस नदी पर पाली जिले में एक बांध बनाया गया है दोस्तों, और इस बांध का नाम भी क्या है? हेमाबास बांध। याद रखना दोस्तों, हेमाबास बांध। अगर आपसे पूछे हेमाबास बांध किस नदी पे है, तो बांडी नदी पर है। किस जिले में है? पाली जिले में। और बांडी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? हेमाबास पाली से। क्लियर दोस्तों। यह नदी आपके लाखर दोस्तों कहाँ है? आपके पाली में। और यह नदी लाखर पाली में से ही यह नदी निकली है, और पाली में ही यह लूनी नदी में मिल जाएगी।
क्लियर दोस्तों। बांडी नदी का उद्गम कहाँ से था? हेमावास पाली से। और यह लूनी में कहाँ मिलती है? तो लाखर पाली में जाकर मिलती है। बांडी नदी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है हेमावास बांध। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करेंगे सुकड़ी नदी की। सुकड़ी नदी दोस्तों, सुकड़ी नदी की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं। एक देखिए दोस्तों, ये एक छोटी सी नदी है और इस नदी का नाम है दोस्तों गुहिया नदी। गुहिया, आपको मैं बताना भूल गया, गुहिया नदी। ये एक छोटी सी नदी है, गुहिया नदी। और यह नदी है, ये आपकी बांडी नदी की सहायक नदी है। बांडी नदी में जाकर यह मिल जाती है। क्लियर दोस्तों, याद रखना, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? बांडी नदी में मिल रही है दोस्तों। तो गुहिया नदी बांडी नदी की सहायक नदी है, ना कि लूनी की। याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये काफी बुकों में दे रखा है कि गुहिया जो नदी है ये आपकी लूनी नदी की सहायक नदी है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। गुहिया नदी आपकी बांडी नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी नदी है। इसके बाद बात करेंगे सुकड़ी नदी की। सुकड़ी जो नदी है इसका उद्गम पाली जिले के देसूरी नामक स्थान से होता है। और सुकड़ी नदी समदड़ी नामक स्थान बाड़मेर में है दोस्तों, समदड़ी नामक स्थान। और इस जगह जाकर यह आपकी लूनी नदी में मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है दोस्तों बांकली बांध। कौन सा बांध दोस्तों? बांकली बांध। और इस बांकली बांध पर एक परियोजना चलाई जा रही है, जिस परियोजना का नाम है दोस्तों बांकली परियोजना। पहली बात देखिए दोस्तों, सुकड़ी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो याद रखना दोस्तों देसूरी पाली से। और यह लूनी नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो सुकड़ी नदी समदड़ी बाड़मेर नामक स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। सुकड़ी नदी पर राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों, सुकड़ी नदी पर एक बांध बनाया गया बांकली बांध। और ये किस जिले में है? तो आपके जालौर जिले में। और किस गांव में है? तो बांकली गांव में ही है। बांकली बांध किस गांव में? बांकली गांव। और बांकली गांव कहाँ है? आपके जालौर जिले में। क्लियर दोस्तों। बांकली बांध पर एक परियोजना चलाई जा रही है, उस परियोजना का नाम है दोस्तों बांकली बांध परियोजना। और इस परियोजना से आपके पाली और जालौर जिले क्या हो रहे हैं दोस्तों? लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आपसे पूछे बांकली परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना आपका जालौर और पाली दो जिले इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। जबकि याद रखना दोस्तों, सुकड़ी नदी राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है, पाली से निकलती है, जालौर में इस पर बांध बनाया गया है और इसके बाद ये बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा लूनी नदी की सबसे महत्वपूर्ण नदी जवाई नदी की। जवाई जो नदी है, इस नदी का दोस्तों उद्गम होता है गोरैया गांव की पहाड़ियों से। और गोरैया गांव कहाँ पे? आपके पाली जिले में। यहाँ से आपके निकलती दोस्तों जवाई नदी। और जवाई नदी पर दोस्तों सुमेरपुर पाली में एक बांध बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है जवाई बांध। इस बांध का नाम क्या है दोस्तों? जवाई बांध। और यह जवाई बांध कहाँ बनाया गया है? सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ है दोस्तों? पाली में। तो याद रखना दोस्तों कि जवाई बांध का किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। अगर गांव पूछे सुमेरपुर गांव किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों जवाई नदी पर। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जवाई नदी गुड़ामलानी बाड़मेर में जाकर किसमें मिल जाती है? लूनी नदी में। अब मैं दोस्तों आपसे एक बात करना चाहूंगा, ये जवाई की एक छोटी सी नदी है और इस नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी। याद रखना दोस्तों क्या है? खारी नदी। ये खारी जो नदी है यह कहां से निकलती है? तो सिरोही जिले से इस नदी का उद्गम होता है। सिरोही जिले में है दोस्तों सेर गांव की पहाड़ियां। सेर गांव की पहाड़ियां। और सेर गांव की पहाड़ियों से आपकी निकलती है खारी नदी। दोस्तों राजस्थान के अंबाई तंत्र में कम से कम 4 से 5 हम खारी नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खारी नदी की जो बात कर रहे हैं, ये सिरोही जिले की खारी नदी है जो सेर गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और कुछ दूर बहने के पश्चात यह जो है आपके जालौर जिले में सायला जालौर में आपकी जवाई नदी में मिल जाती है। क्लियर दोस्तों। तो याद रखना खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों खारी नदी आपकी जवाई की सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे
कि पाली जिले में जवाई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो याद रखना दोस्तों जवाई बांध बनाया गया है। और जवाई बांध को और किस नाम से जानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। जवाई बांध को हम एक नाम से और जानते हैं और इसका नाम है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध बोल दो या इसी का एक और नाम हमें मिलेगा दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो दोस्तों याद रखना। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, खारी नदी अगर पूछी जाए जवाई की सहायक नदी कौन सी, खारी। देखना दोस्तों ये मैंने खारी नदी, ये लूनी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये किस में मिल रही है, आपकी जवाई में। इसी के ध्यान दोस्तों याद रखना, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी बांडी की, ना कि आपकी लूनी की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं, जवाई के बाद एक नदी आती है दोस्तों सागी नदी। और सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां किस जिले में है दोस्तों, तो जालौर जिले में। तो जालौर जिले से निकलती है आपकी कौन सी नदी, सागी नदी। और यह गांधव बाड़मेर में जाकर आपके लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लूनी नदी बाड़मेर के बाद राजस्थान गुजरात जिले में प्रवेश करती है और गुजरात में यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों दोबारा एक बार याद ध्यान दीजिए, ये जितनी भी नदियां हैं सरस्वती, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई और सागी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। पहली बात किस पर्वतमाला से निकलती हैं, अरावली पर्वतमाला से। तो याद रखना ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं, केवल आपकी जोजड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। याद रखना दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं ये किससे कहां से उद्गम है इनका, अरावली पर्वतमाला से। अगर पूछे लूनी नदी की एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, तो दोस्तों जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। इसके बाद देखिए दोस्तों ये नदी इस प्रकार से बह रही है और सारी नदियां इधर से इस साइड से मिल रही हैं, जबकि जोजड़ी नदी एकमात्र जोजड़ी नदी है, यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसमें राइट ओर से मिलती है, अर्थात दाईं ओर से इसमें मिलती है। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन आता है लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जो इसमें राइट और अर्थात दाईं ओर से मिलती है, तो जोजड़ी नदी। बाकी सारी नदियां दोस्तों लेफ्ट ओर से इसमें मिल रही हैं। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे उद्गम स्थल पर लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमती के नाम से। ठीक है। इसके बाद लूनी इसका नाम कहां पर पड़ता है, तो गोविंदगढ़ अजमेर में। किस नदी के मिलने पर, सरस्वती नदी के मिलने पर। क्लियर दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि बांडी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो बांडी नदी पर। किस जिले में, तो दोस्तों हेमाबाद पाली में। कहां पर बनाया है, हेमाबाद पाली में। इसके बाद दोस्तों बाकली बांध किस जिले में बनाया गया है, तो आपके जालौर जिले में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है, तो सुकली नदी पर। सुकेडी, सुकली नहीं दोस्तों सुकड़ी, सुकेडी डी है दोस्तों, सुकली आएगी पश्चिमी बनास की, जबकि ये क्या है सुकड़ी। तो सुकड़ी नदी पर बनाया गया बाकली गांव जालौर में। ठीक है। और इस बांध पर एक परियोजना चलाई जा रही है, उस परियोजना का नाम क्या है दोस्तों, बाकली बांध परियोजना, जिससे आपके जालौर और पाली जिले क्या है लाभान्वित। दोस्तों एक बात बता देता हूं, जब इस नदी में बरसात के दिनों में पानी तेज आ जाता है, जब ये अपने उफान पर होती है, तो बाड़मेर जिले में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों जवाई नदी की हम बात कर रहे थे। जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है सुमेरपुर पाली में, इस बांध का नाम है जवाई बांध। इसका एक और नाम है दोस्तों मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसे कहते हैं। याद रखना मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, जवाई बांध को। जवाई बांध किस जिले में है, सुमेरपुर पाली में। इसका निर्माण कब करवाया गया, तो दोस्तों 1946 से इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1956 में जाकर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। तो ध्यान रखना जवाई बांध का निर्माण कार्य अगर पूछे 1946 से 1956। इसके बाद देखिए दोस्तों जवाई बांध पर भी एक परियोजना चलाई जा रही है, इस परियोजना का नाम है जवाई बांध परियोजना। और इस परियोजना से राजस्थान के 3 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, और वो 3 जिले कौन से हैं, तो आपका पाली
और आपका जालौर और आपका बाड़मेर, ये तीनों ही जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, जवाई बांध परियोजना है जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। दोस्तों मैंने क्या बोला, जवाई बांध परियोजना पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है, पहली बात। अगली बात दोस्तों, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछली पटवारी में आया था दोस्तों, एक परियोजना है दोस्तों सेई परियोजना, सेई परियोजना। और ये जो सेई परियोजना है ये उदयपुर की है दोस्तों। कहाँ की? ये उदयपुर की। और इस परियोजना के द्वारा इस सेई परियोजना के द्वारा आपके जवाई बांध में क्या करवाई जाती है, अतिरिक्त जलापूर्ति, अर्थात यहां से एक सेई नहर निकाली गई है, जल सुरंग, सेई जल सुरंग उदयपुर से निकाली गई है आपके इस बांध तक। और इस सुरंग के द्वारा आपके जवाई बांध में एक्स्ट्रा पानी डाला जाता है। जब इसमें पानी की कमी आ जाती है तो उदयपुर की सेई परियोजना के द्वारा दोस्तों याद रखना, जवाई बांध में अतिरिक्त जलापूर्ति कराई जा रही है। अगर आपसे पूछे सेई परियोजना का संबंध किससे है तो याद रखना दोस्तों जवाई बांध से। और सुरंग के द्वारा डाली जा रही है, सुरंग के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है, इसलिए सेई जल सुरंग को राजस्थान की पहली जल सुरंग के नाम से भी हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है तो सेई जल सुरंग। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे, इस मैप में हमने देखा कि सारी की सारी जितनी भी ये नदियां हैं इसमें जोजड़ी नदी इस साइड से निकल रही है, बाकी ये सारी नदियां इधर से निकल रही हैं। तो याद रखना दोस्तों, जोजड़ी नदी राज्य लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसके दाईं ओर से इसमें मिलती है, राइट ओर से, बाकी सारी की सारी लेफ्ट ओर से मिलती हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जितनी भी लेफ्ट ओर से मिलने वाली नदियां हैं इन सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, जबकि जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आएगा कि लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, तो दोस्तों उस नदी का नाम क्या है, जोजड़ी नदी। उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, जोजड़ी नदी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमेशा दो चीज याद रखना, एक तो ये गुहिया नदी, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, बांडी की, ना कि लूनी की। और एक खारी नदी, खारी नदी किसकी सहायक नदी है तो जमाई की। तो दोस्तों गुहिया और खारी जो नदी है ये दोनों ही आपकी लूनी की सहायक नदी नहीं है, बाकी की ये सारी की सारी आपकी लूनी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछे लूनी की सहायक नदी कौन सी है तो आप मैप में देख रहे हैं सारी की सारी नदी। देखिए दोस्तों, सरस्वती, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई और अंत की है आपकी सागी। तो याद रखना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ये 8 नदी लूनी की क्या है, सहायक नदी, जबकि गुहिया और खारी लूनी की सहायक नदी नहीं है। गुहिया बांडी की सहायक नदी है और खारी आपके जवाई की सहायक नदी है। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं लूनी नदी के बारे में। तो इस लूनी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 495 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई, 495 किलोमीटर। और ये भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक आपके राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही इसका क्या होता है उद्गम, और इसके बाद ये बाड़मेर के बाद आपके गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों लूनी नदी की जो कुल लंबाई है 495 किलोमीटर है और इसमें से 330 किलोमीटर यह कहाँ है आपके राजस्थान में। राजस्थान में कितनी है 330 किलोमीटर, पहली बात। तो दूसरी बात दोस्तों क्वेश्चन आता है, दूसरी अगर हम क्वेश्चन की बात करें आगे कि लूनी नदी को अन्य किन के नामों से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों लूनी नदी के हम अन्य नाम पढ़ेंगे आज कि और किन के नामों से लूनी नदी को जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों
लूनी नदी को सबसे पहले हम कह सकते हैं लवणमती नदी। लवणमती नदी के नाम से भी लूनी नदी को जानते हैं। लूनी नदी के हेडिंग है अपनी अन्य नाम, किस किस नाम से इसे जानते हैं? तो पहला नाम दोस्तों लवणमती, दूसरा है दोस्तों मरुदब्रदा, मरुदब्रदा, मरुदब्रदा। और ये मरुदब्रदा किसमें कहा गया है दोस्तों? वैदिक साहित्य में, वेदों में लूनी नदी को किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से पुकारा गया है? मरुदब्रदा। इसके बाद देखिए दोस्तों अंत्यसलिला, अंत्यसलिला, अंत्यसलिला लूनी नदी को किसने कहा? तो याद रखना दोस्तों कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से संबोधित किया है? अंत्यसलिला। इसके बाद देखिए दोस्तों उद्गम स्थल पर इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सागरमती। उद्गम स्थल पर, उद्गम स्थल जहां से ये निकली थी नाग पहाड़ से, वहां पर इसे हमने किस नाम से जाना? सागरमती। इसके बाद दोस्तों याद करो इस नदी को हम आदि मीठी व आदि मीठी व आदि खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उद्गम स्थल से लेकर यह नदी बाड़मेर जिले के बालोत्रा नामक स्थान तक, बालोत्रा उद्गम स्थल अर्थात नाग पहाड़ से लेकर बाड़मेर के बालोत्रा तक यह नदी मीठे पानी की होती है और उसके बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। इस कारण इसे आदि मीठी और आदि खारी नदी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं इसे मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों आपकी लूनी नदी को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की यह सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। इसके बाद पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी? प्रदूषित नदी भी आपकी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों आपकी लूनी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? लूनी नदी। सबसे प्रमुख नदी कौन सी? लूनी नदी। और सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। क्यों दोस्तों? आपको मैं बता देना चाहता हूँ पश्चिमी राजस्थान में रंगाई छपाई उद्योग के बहुत अधिक कारखाने, रंगाई छपाई उद्योग के क्या है? कारखाने अधिक हैं और इन रंगाई छपाई जो उद्योग के कारखाने, इनसे गंदा मलबा या अपशिष्ट पदार्थ निकलकर इस नदी में मिल जाता है। इस कारण यह नदी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। बाकी बहुत से कारण है प्रदूषित होने का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है लूनी नदी के प्रदूषित होने का रंगाई छपाई उद्योग। तो याद रखना दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है और साथ में ही पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी। अगर लूनी नदी के आपसे अन्य नाम पूछे जाएं तो लवणमती किस नदी को क्या कहा जाता है? लूनी नदी को। मरुदब्रदा किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को। कहाँ कहा गया है इसे? वेदों में मरुदब्रदा से नाम से पुकारा गया है। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा दोस्तों? अंतसलिला। आदि खारी और आदि मीठी नदी किस नदी को कहते हैं? लूनी नदी को। मैंने बताया इस नदी का जल उद्गम स्थल से लेकर बालोत्रा तक मीठा होता है, उसके बाद इसका जल कैसा हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सागरमती नदी किस नदी को कहते हैं? लूनी नदी को। कहाँ कहा जाता है? उद्गम स्थल पर। इसके साथ दोस्तों मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो लूनी नदी को। इसके बाद दोस्तों मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल की गंगा भी किसे कहते हैं दोस्तों? आपकी लूनी नदी को, क्योंकि ये पश्चिमी जो मरुस्थल है उसकी सबसे प्रमुख नदी है। इस कारण इसे हम मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों 6-7 नाम है, लवणमती, मरुदब्रदा, अंतसलिला, सागरमती, आदि मीठी व आदि खारी। और दोस्तों मारवाड़ की गंगा नहीं है, मारवाड़ की जीवन रेखा। मारवाड़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो आपकी लूनी नदी को कहते हैं, जबकि इसे मरुस्थल की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अगर आपसे पूछे लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी? 495। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 2 राज्यों में, गुजरात और आपके राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो दोस्तों 330 किलोमीटर।
सबसे पहली बात ये। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, लूनी नदी वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि यह वर्षा बारहमासी नदी नहीं है। यह 12 महीने बहने वाली दोस्तों नदी नहीं है। तो याद रखना, यह वर्ष भर क्या नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती है। यह वर्षा ऋतु में ही, जब वर्षा ऋतु का पानी आता है तभी ये क्या होती है दोस्तों, प्रवाहित होती है। इसके बाद दोस्तों कह सकते हैं कि यह क्या वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है, इसका हम कह सकते हैं कि यह बरसाती नदी है। तो दोस्तों आज हमने बात की लूनी नदी की, इसकी कुल लंबाई देख ली, राजस्थान में इसकी लंबाई देखी, और साथ में दोस्तों अगर पूछा जाए लूनी नदी का राजस्थान का कुल आबाद क्षेत्र कितना परसेंट है, तो 10.40%। याद रखना दोस्तों, लूनी नदी का राजस्थान के आबाद क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान है, तो कुल आबाद क्षेत्र का राजस्थान के आबाद क्षेत्र में कितना परसेंट योगदान है, 10.40%। क्लियर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय। और अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मिलेंगे पश्चिमी बनास नदी को लेकर, और साथ में ही हम बात करेंगे माही नदी की। तब तक के लिए दोस्तों बाय।